चलो एक एग्जांपल है जिसमें कि क्वाड्रेंट सर्किल कर देते हैं। तो ये क्वाड्रेंट सर्किल हो गए, करंट इसमें आई हो गए, रेडियस इसका आर है, ए से बी जा रहा है। चलो ये ओ होते हुए, इधर का पॉइंट सी होते हुए, ये डी होते हुए। तो अगर इसको अलग अलग वायर बोल देते हैं कि एक वायर जा रहा है ए से सी होते हुए बी, क्वाड्रेंट सर्किल, एक वायर सब इंडिपेंडेंट है, ये जा रहा है स्ट्रेट, सब आपस में ज्वाइंट नहीं है, नहीं तो पता चलेगा करंट लूप ना लगा दो। तो ये सब अलग अलग आपस में ज्वाइंट, एंड पे ज्वाइंट नहीं है, लेकिन सब में सोचो कि करंट सेम जा रहा है, इसमें भी ए से बी, इसमें भी ए से बी, और एक वायर अगर इधर से ले लिया जाए तो इसमें भी करंट ए से बी, और ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर। तो ये जो तीनों वायर है ए सी बी, ए डी बी, ए ओ बी, क्या तीनों में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा? बी यूनिफॉर्म टुवर्ड्स राइट। चूंकि सबका इनिशियल लोकेशन ए पे है, सबका फाइनल लोकेशन बी पे है, यानी सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम। सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो तो ये वाला एडीबी जो बीच वाला है, इसका भी ये डिस्प्लेसमेंट, इधर वाले का वायर का भी ये डिस्प्लेसमेंट, इसका खुद का तो है ही। तो इसका मतलब यहां पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर ए सी बी इक्वल टू फोर्स ऑन द वायर ए डी इक्वल टू फोर्स ऑन द वायर ए सी बी, ए डी बी एंड ए ओ बी। तीनों पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे। कितने होंगे? तो करंट आई, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एडीबी वायर का क्या हो जाएगा, तो ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा यहां पे तीनों वायर का ये वाला, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल। तो अगर एल के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितने हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो √2r। तो ये क्वाड्रेंट सर्किल का भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r, ये स्ट्रेट वायर है तब भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये √2r, और ये r और r परपेंडिकुलर है तब भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r। तो F इक्वल टू I, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड L, मैग्नेटिक फील्ड B, और L और B के बीच का एंगल, तो ये L है और B इधर है, चलो बताओ दोनों के बीच का एंगल 45, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45। कितने हो जाएंगे, तो I L के जगह पे √2r, B साइन 45 1/√2, चलो √2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या रह गया, I RB। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया IRB, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट हैंड से L क्रॉस B, तो L वेक्टर इधर है, B भी, L और B दोनों प्लेन में है, L B ऐसे तो नहीं घुमाना है, उल्टा, तो L क्रॉस B इनटू द प्लेन। तो ये फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनटू द प्लेन। देख रहे हो फिर से, L B L क्रॉस B, अब तो डायरेक्शन पे कमांड हो गया होंगे, तो L वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, तो L क्रॉस B, तो डायरेक्शन हो गया इनटू द प्लेन, मैग्नीट्यूड ILB साइन थीटा, L मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट √2r, इसका भी डिस्प्लेसमेंट √2r, इसका भी डिस्प्लेसमेंट √2r। लेकिन L वेक्टर और B वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितने हो गए, L और B के बीच का एंगल 45 डिग्री, साइन 45 1/√2। तो ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट से सोचा, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर लेके चलते हो तो अलग अलग भी तो बोल सकते हो ना। चलो A से O पे फोर्स क्या होगा, तो यहां पे ये L और B दोनों पैरेलल है, अगर सिर्फ AO वाले पार्ट पे सोचा जाए
तो फोर्स ऑन द पार्ट ए ओ इज 0, क्योंकि एल और बी पैरेलल हो रहे हैं। एंड फोर्स ऑन द पार्ट ओ बी, तो इसमें एल और बी परपेंडिकुलर है। तो जब भी एल और बी परपेंडिकुलर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल बी। तो यहां एल मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, तो आई आर बी, क्योंकि यहां पे एल परपेंडिकुलर टू बी बन रहा है। तो देख सकते हो कि अब इसका मतलब ए से ओ पे कोई फोर्स नहीं है, ओ से बी पे फोर्स आई आर बी है, तो इसका मतलब फोर्स ए ओ बी पे कितने हो गए, आई आर बी। तो अगर ये कर्व्ड वायर पे भी फोर्स निकालने थे, ये मान लो प्रॉब्लम में नहीं भी दिए होते, तो तुम अपने मन से, ये कर्व्ड वायर है, चलो यहां पे ऐसा करते हैं कि दो स्ट्रेट वायर ले लेते हैं। कहां से, ए से बी तक जाना है, एक बार बी के पैरेलल गए, एक बार बी के परपेंडिकुलर गए, तो पैरेलल वाले पे फोर्स 0, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले पे आई आर बी। तो कैसे भी कर सकते हो, ये कर्व्ड वायर है, या तो डिस्प्लेसमेंट से चले जाओ तो आई एल बी साइन थीटा, और नहीं तो अपने हिसाब से वायर को, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ये हो गए, लेकिन इसको हम चाहें तो इस वायर को, इस पे तीनों पे फोर्स चूंकि बराबर ही है, तो इसको तुम इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। कि कर्व्ड वायर पे फोर्स पूछ रहा है, तो अरे ये तो सीधा खींचा, इस पे फोर्स बराबर ही है, ऐसे जाएंगे तब भी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो बी सेम, एल सेम, करंट सेम, इसका मतलब तीनों पे फोर्स सेम है। तो एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में भी फोर्स पूछ रहा है तो आप इसके बजाय इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, राइट एंगल वाला, इस वाले रिप्लेसमेंट का फायदा क्या हुआ, यहां एल और बी सेम डायरेक्शन, फोर्स 0, यहां पे परपेंडिकुलर आई एल बी, और डायरेक्शन के लिए सिर्फ एल इधर है, एल क्रॉस बी इनवर्ट। क्लियर है। और कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 2 3 तीन सिचुएशन है, तीनों में फोर्स सेम होगा या डिफरेंट, तो तीनों में फोर्स सेम होगा। क्यों, क्योंकि करंट सब में ए से बी जा रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस तरह के। चलो ऊपर का पार्ट सेमी सर्कुलर हो गया, अब यहां पे क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप है तो करंट इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा होगा। तो ये ऊपर के हिस्से में ए से बी करंट आ रहा है सी के थ्रू, और नीचे के हिस्से में बी से ए करंट जा रहा है ओ के थ्रू, रेडियस आर। बी का कुछ डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो क्रॉस। तो अगर इस एग्जाम्पल में पूछा जाए व्हाट इज फोर्स ऑन द लूप, तो ये क्लोज लूप हो गए, करंट सर्कुलेट हो रहे हैं कि ए से बी भी करंट गया और इधर के हिस्से में बी से ए वापस करंट आया। तो जब भी बी यूनिफॉर्म है, बी यहां पे यूनिफॉर्म है, तो जैसे ही देखा बी यूनिफॉर्म है, इनटू द प्लेन है यहां पे, कैसे भी रे, बी यूनिफॉर्म है और क्लोज लूप है, तो सीधा सीधा फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्लियर है, वो स्पेशल केस में, क्योंकि क्लोज लूप का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है। लेकिन इसमें अलग अलग भी पूछ सकता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्ट ए सी बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्ट ए ओ बी। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। इसका फायदा यह होगा कि लूप का जो फोर्स होगा, तो ए सी बी पे जो फोर्स है और ए ओ बी पे जो फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और ये 0 है, तो इसका मतलब निश्चित ही दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन आने चाहिए। तो ए सी बी पार्ट्स पे अगर सिर्फ अपन सोच रहे हैं, ए सी बी यानी ऊपर के हिस्से पे सेमी सर्किल, तो ऐसे क्वेश्चन तो बना ही चुके हैं, तो सिर्फ ऊपर के हिस्से पे सोचो। तो ऊपर के हिस्से का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर जाएगा, ए सी बी यानी राइट में, यह ऊपर का, ये एल किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए सी बी। तो एल क्रॉस बी ऊपर गए, यानी इस पे फोर्स हो गया ऊपर की ओर, फोर्स ऑन द पार्ट ए सी बी। और नीचे का जो ए ओ बी है, तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट करंट के अलोंग डायरेक्टली स्ट्रेट वायर है, तो करंट किधर जा रहा है, बी से ए, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, बी से ए। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके हो गए,
बी ओ ए ओ बी ओ ए, थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया कि बी से ए जा रहा है इसलिए बी ओ ए बोल दिया। तो एल वेक्टर बी से ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो एल और बी अंदर, एल क्रॉस बी नीचे, तो देख सकते हो इस पे फोर्स नीचे की ओर लगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन द वायर ए ओ बी। तो ए ओ बी पे फोर्स नीचे है और ए सी बी पे फोर्स ऊपर है, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, आर प्लस आर 2r, तो आई इंटू 2r इंटू बी, और ये भी क्या हो जाएगा आई, तो बी से ए का भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r इंटू बी, और एक का डायरेक्शन अपवर्ड एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड, लेकिन इन दोनों का वेक्टर सम, अगर इस दोनों को प्लस किया जाए वेक्टर सम, तो आंसर 0। और लूप में डायरेक्ट भी बोल सकते हो, बी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक तो तुम्हें यह प्रैक्टिस कराया कि फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ये तुम्हारा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस पे एक वायर रखे हुए हैं, तो इस वायर का लेंथ एल हो गया, मास एम हो गए, और इस जगह पे सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड बी वर्टिकली अपवर्ड है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है एंड इट इज वर्टिकली अपवर्ड, और ये जो रॉड है ये एक स्मूथ सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एंड दिस वन इज इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस। तो इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस पे जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो रॉड ऑफ लेंथ मास m, इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन रेस्ट। तो हमें बताना है कि जो ए बी वायर है उसमें करंट कितने हैं और करंट का डायरेक्शन क्या है, ए से बी करंट है या बी से ए है। फाइंड द करंट इन वायर ए बी। तो इक्विलिब्रियम का केस है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 करना है। तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, तो इसका मास m है, तो एक तो फोर्स लगेगा mg, इंक्लाइंड सरफेस पे है, लेकिन सरफेस स्मूथ बोल दिया तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं, लेकिन सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, तो इसका मतलब फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, F इक्वल टू ILB से सोचना पड़ेगा। तो चलो, जब भी इक्विलिब्रियम का केस है, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम खींचना चाहिए। तो इसके क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं, तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। चलो क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं, ये तुम्हें प्रॉब्लम विजुअलाइज हो इसलिए हमने प्लेन को ऐसे दिखाया, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन होगा, और ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा। तो इस जगह पे वायर इस तरीके से रखे हुए हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो इस पे mg तो लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। करंट की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए से बी आएगा, बी से ए जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या बनेगा, और ऐसा होना चाहिए कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। मतलब अगर देखा जाए, अगर इस mg को रिजॉल्व करते हो तो mg का कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगाया हूं, थोड़ा सा सोच तो ले किधर होने चाहिए। तो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा mg कॉस थीटा। अगर इधर में वायर में करंट नहीं है तो उस केस में तो नॉर्मल mg कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू mg कॉस थीटा, और mg साइन थीटा फोर्स की वजह से ये नीचे आने लगेगा एक्सेलरेशन से। यानी इसी फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बैलेंस कर रहा है। यानी इधर की ओर तो अपने को एक कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इधर एक कंपोनेंट चाहिए, इधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल को एडजस्ट करेगा। लेकिन इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का कंपोनेंट एक होना चाहिए। तो अब सोचो यहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं थोड़ा इस तरीके से, वर्टिकली अपवर्ड है, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो करंट इस AB वायर में क्या होगा, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो करंट या तो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी एक केस सोच के देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर जाता है। तो अगर करंट यहां अंदर मान लो जा रहा होता है, तो करंट अंदर जा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, एल वेक्टर करंट के लॉन्ग। तो अगर करंट अंदर जा रहा है तो एल वेक्टर सामने ऐसे और बी है ऊपर, तो एल क्रॉस बी देखो राइट में चला गया। क्या इसका कंपोनेंट mg को बैलेंस कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब करंट अंदर की ओर नहीं होना चाहिए, अंदर की ओर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी से ए करंट नहीं होगा। इसका मतलब निश्चित ही करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ आई जो होगा वो बी से ए नहीं होगा, ए से बी होगा। रीजन क्लियर हुआ? अभी हमने बी से ए सोचा, तो बी से ए अगर करंट जा रहा है तो इसका मतलब उसको क्रॉस सेक्शन में यहां देखेंगे तो करंट अंदर जा रहा है, और करंट अंदर जाने का मतलब राइट हैंड के पाम को ऐसे अंदर की ओर रखो और बी ऊपर जा रहा है, तो एल क्रॉस बी राइट में गया। तो ये राइट में जाने का मतलब ये mg साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसके कंपोनेंट कहीं ना कहीं राइट साइड में, लेफ्ट में तो आएगा नहीं। तो अगर करंट का डायरेक्शन हमने ए से बी लिया, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन बाहर आ रहा है। तो करंट अंदर थे तो एल क्रॉस बी राइट में गया, तो करंट का डायरेक्शन बदल दिए, यानी एल वेक्टर बाहर की ओर। तो अब तुम्हारा ये फोर्स राइट में नहीं होके लेफ्ट में होगा। क्लियर है कि अगर एल अंदर लिए होते तो एल क्रॉस बी राइट में था, तो अगर हमने एल के डायरेक्शन को चेंज किया तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, बाहर की ओर हो गया। एल वेक्टर बाहर की ओर है, थोड़ा मैं राइट साइड में आया हूं तो थोड़ा दिखाने में तुम्हें इजी रहेगा। तो एल वेक्टर बाहर की ओर है, ऐसे करंट बाहर आ रहा है और बी ऊपर है, तो एल क्रॉस बी। अब देखो ये फोर्स लेफ्ट में आया, तो अब इसका जो कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड आएगा तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड कितने हो गए, एफ बी कॉस थीटा, और वो बैलेंस करेगा mg साइन थीटा को। हालांकि यहां नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, तो उस केस में इधर का कंपोनेंट हो गया एफ बी कॉस थीटा, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, सिर्फ mg कॉस थीटा नहीं, mg कॉस थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा के बराबर। और एफ बी कॉस थीटा mg साइन थीटा को बैलेंस किया तो ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया ना, करंट का डायरेक्शन यहां ए से बी, मतलब करंट अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, करंट यहां ए से बी, तो क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो करंट अंदर से बाहर जा रहा है, तो ये एल इधर हो गया और बी ऊपर है, तो एल क्रॉस बी इधर गए, तो ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। तो डायरेक्शन पूछा इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किधर की ओर है, नहीं तो मैग्नीट्यूड में तो तुम चलो ठीक है, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, लेकिन बी यहां पे वर्टिकल है और एल क्रॉस बी, मतलब डायरेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, डायरेक्शन से ही अच्छे से क्लियरिटी बढ़ता है। और कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो अगर
हमने करंट अंदर की ओर लिया तो फोर्स राइट में, तो करंट बाहर की ओर होगा तो फोर्स लेफ्ट में। उसको चेक नहीं भी करोगे, एक चेक किया तो दूसरे में क्या हुआ, डायरेक्शन उल्टा करोगे तो जस्ट अपोजिट। तो करंट अंदर तो फोर्स राइट, करंट बाहर तो फोर्स लेफ्ट में। और फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे, तो यहां एल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि एल वेक्टर हमारा इस प्लेन पे है और बी वेक्टर वर्टिकल है। देख सकते हो बी ऊपर है और एल हमारा इनटू द प्लेन, ऐसे। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कितने हो गए, आई, वायर का लेंथ एल, बी, तो एफ को इक्वल टू आई एल बी। एल और बी परपेंडिकुलर है, इसलिए आई एल बी, वो जो साइन लेंगे तो वो सीधा साइन 90 हो गए। तो आई एल बी, और ये तो कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा, और ये किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे करंट का वैल्यू बताना है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा एम जी बाई एल बी, और कॉस इधर आ गए तो टेन थीटा। चलो इसी तरह के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कि एक वायर है, रॉड, और इसका मास दे रखा है m है और इसका लेंथ l है, और इसको दो स्ट्रिंग से हैंग कर रखे हैं। स्ट्रिंग मासलेस है, इसका मास m, लेंथ l, किसका, रॉड का, और स्ट्रिंग जो है वो लाइट है। अगर यहां पे तुम्हें यह बोला जाए कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 करना है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसको एक बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, चलो ये बैटरी से जोड़ दिए, तो अगर बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी हमने इधर लिया, नेगेटिव इधर लिया, और यहां पे करंट घूम रहा है, तो करंट का वैल्यू मान लो तुम्हें गिवन है, नहीं भी गिवन होगा तो निकाल लेते। बैटरी का वोल्टेज भी दिया होता, रेसिस्टेंस आर दिए होते, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, मतलब थोड़ा लंबा खींचा तो आई इक्वल टू वी बाई आर, और फिलहाल मान लो कि चलो आई गिवन है। तो तुमसे पूछ सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन को 0 होने के लिए, इस दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन 0 होने के लिए, फॉर टी टू बी 0, व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिया जाए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए। अभी देखा जाए तो इस वायर का वेट नीचे लग रहा है, तो टेंशन टी इधर होगा, टेंशन टी इधर होगा, 2t इक्वल टू एम जी। तो एक वायर में टेंशन कितने हैं, एम जी बाई 2, तो इसके वेट को आधा ये कैरी कर रहा है, आधा ये कैरी कर रहा है। लेकिन टेंशन 0 करना है, यानी इसके वेट को कौन कैरी कर ले, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो बी हमें पता करना है। तो चलो फोर्स का क्वेश्चन जैसे ही है, इसका मतलब अपने को फ्री बॉडी डायग्राम से सोचते हैं। तो यहां पे फोर्स तो एक लग गया एम जी डाउनवर्ड, इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमें ऊपर की ओर चाहिए, जो इस एम जी को बैलेंस कर दे। एल वेक्टर किधर जाएगा, तो करंट राइट में जा रहा है, तो एल वेक्टर राइट में जाएगा। तो सबसे पहले बी का डायरेक्शन सोचो कि क्या होना चाहिए, और बी का मतलब भी, बी के कई सारे पॉसिबिलिटी हो सकते थे। यहां पे मान लो कि बी का वैल्यू मिनिमम पूछा है, फाइंड द मिनिमम बी। तो अगर एल वेक्टर राइट में है, तो अगर हमें फोर्स ऊपर की ओर चाहिए, तो थंब इधर हो गया, एल वेक्टर इधर चला गया, तो देख सकते हो बी किधर चाहिए, तो एल क्रॉस बी, थंब ऊपर गए, तो बी इंटू द प्लेन। तो क्या इंटू द प्लेन ही कंपलसरी है कि एंगल में भी चलेगा, एंगल में भी चलेगा। मान लो एल वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर, एल वेक्टर सामने है, तो बी वेक्टर लेफ्ट में कहीं भी एरो ले लो, ये वेक्टर एल हो गए क्योंकि करंट इधर जा रहा है। बी वेक्टर इसके साथ कुछ एंगल बनाता हुआ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर देखो एल ये सामने, तो बी को अगर इस डायरेक्शन में ले लोगे तब तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, बी इधर भी नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में बी वेक्टर कहीं भी चलेगा, क्यों, क्योंकि एल क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। हाँ, राइट में नहीं चलेगा क्योंकि फिर एल क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, तो उस केस में टेंशन एमजी से भी ज्यादा होगा। वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर यहां पे बी का डायरेक्शन हम बाहर की ओर ले रहे हैं, तो एल क्रॉस बी नीचे गया, तो फिर टेंशन का वैल्यू एमजी से ज्यादा हो जाएगा, एमजी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। और अभी टेंशन 0 करने हैं, तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होने चाहिए, और इस केस में एमजी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितने, आई एल बी। तो
अब देख सकते हो ना, यहां हमने बी मिनिमा क्यों लिखा? अगर बाय चांस यहां पे आई एल बी साइन थीटा की बात करें, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड आई एल बी साइन थीटा एम जी, तो यहां पे बी का वैल्यू कम से कम होने के लिए साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हो गया, तो बी के मिनिमा होने के लिए थीटा 90 होने चाहिए, यानी बी का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो इनटू द प्लेन, बी का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। सो डायरेक्शन ऑफ बी हो गए इनटू द प्लेन, और बी का मैग्नीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू, तो ये मिनिमा होने के लिए ये मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ये वैल्यू 1 लेंगे, तो उस केस में बी मिनिमा इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय आई एल, साइन थीटा तो 1 हो गए। तो एम जी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, लेकिन बी मिनिमा होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितने हो गए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गए 1, तो साइन थीटा मैक्सिमा, तो उस केस में बी मिनिमा, तो बी मिनिमा कितने हो गए, एम जी डिवाइडेड बाय आई एल, और बी का डायरेक्शन फिर क्या होना चाहिए, थीटा 90, तो एल वेक्टर सामने है तो बी अंदर होने चाहिए, तभी एल क्रॉस बी ऊपर गया, और थीटा 90 का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थीटा 90 नहीं लोगे, 30 डिग्री लोगे तब भी हो सकता है, लेकिन उस केस में बी मिनिमा नहीं होगा, फिर साइन का वैल्यू 30 रखेंगे तो बी का वैल्यू इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो बी को मिनिमा होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 इनटू द प्लेन, और ये वैल्यू हो गए। कभी इसी में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि मान लो कि ये स्ट्रिंग नहीं लेके और वहां पे तो मैं स्प्रिंग ले ले, तो अगर स्प्रिंग ले लिया तो वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है। सिंपल वहां पे बोलेगा स्प्रिंग फोर्स 0 होने के लिए बी का कंडीशन क्या होना चाहिए, कि यहां पे स्प्रिंग लगा दिया स्प्रिंग फोर्स 0 होने के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स 0 होने के लिए बी मिनिमा पूछेगा, तो वो भी आंसर यही हो गए। लेकिन थोड़ा उसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं कि मान लेते हैं कि चलो यहां पे एक स्प्रिंग लगे हुए हैं दोनों साइड में, ठीक है, स्प्रिंग मासलेस है, यहां पे रॉड हो गए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में आते भी कई बार बहुत हैं, कई बार आया भी है। तो इसका मास हो गया m, इसके लेंथ हो गए l, और यहां पे स्प्रिंग फोर्स, तो फॉर स्प्रिंग फोर्स टू बी 0। तो पिछले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया था, निकालना था, करंट दिया हुआ था, यहां उल्टा कर देते हैं चलो, कि इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि करंट ही बताना है, तो फॉर स्प्रिंग फोर्स टू बी 0 करंट क्या होनी चाहिए, जबकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में दे देता हूं, चलो बी है यहां पे डॉट एंड इट इज यूनिफॉर्म। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हालांकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, वहां पे टेंशन 0 बोल रहा है, यहां स्प्रिंग फोर्स 0 बोल रहा है, और ये जो स्प्रिंग है ये लाइट है, इसका कोई मास नहीं है। तो ये जो वायर ए बी है, इस वायर ए बी में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा अगर स्प्रिंग फोर्स 0 है। तो स्प्रिंग फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यहां पे mg फोर्स तो नीचे लगेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यहां पे क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। तो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गए और mg यहां पे नीचे है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स 0 हो गए। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्प्रिंग फोर्स 0 है, तो इसका मतलब फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू mg। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितने हो गए, तो यहां तो बी का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन बताओ करंट अब किधर होने चाहिए। तो करंट अगर हम लोग बी से ए लेंगे तो एल वेक्टर इधर आएगा, बी डॉट है तो एल क्रॉस बी, तभी हमें फोर्स का डायरेक्शन ऊपर गया। अगर तुम करंट ए से बी ले लेते हो तो एल वेक्टर इधर लेना पड़ेगा, और फिर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर लेंगे, और बी बाहर है, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेट नहीं हो रहा है। तो वैसे केस में बी अंदर होता तो वैसा होता, अगर बी का डायरेक्शन यहां पे क्रॉस होते तो एल इधर था, एल क्रॉस बी फोर्स ऊपर आ जाते, लेकिन बी यहां पे डॉट है, तो अगर करंट हमने राइट में लिया तो एल क्रॉस बी नीचे लग जाएगा, तो उसमें स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, तब दोनों स्प्रिंग फोर्स का सम mg प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन अपने को इसको 0 बनाना है, इसलिए दोनों को बैलेंस करना है। तो बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होने चाहिए, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन अपने को B से A होना चाहिए,
जो आंसर वाला पार्ट है वो मैं रेड से लिख रहा हूं। तो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, देख रहे हो, एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर गया। तो एल और बी तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आई एल बी इक्वल टू एम जी। तो यहां से करंट निकल गए एम जी बाय एल बी, और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए। तो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक में बोल रहा है स्प्रिंग फोर्स जीरो, एक में बोल रहा है टेंशन जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने एमजी को बेसिकली बैलेंस कर दिया। और कभी चेंज करके पूछा जा सकता है कि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, अगर ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, तो फिर दोनों फोर्स का सम, ये केस है तो स्प्रिंग फोर्स के सम के बराबर, दोनों स्प्रिंग फोर्स के सम के बराबर। और ये केस है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मान लो बाय चांस नीचे कर दिया जाए, तो वैसा कांस्टेंट भी बनाया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे, mg नीचे, तो दोनों का सम t प्लस टी 2t के इक्वल। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, इसमें टेंशन जीरो बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने mg को बैलेंस किया। स्प्रिंग फोर्स जीरो बनाना है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने mg को बैलेंस किया। चलो कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अगर अपने पास दो पैरेलल स्मूथ रेल है, ये हो गया टू पैरेलल स्मूथ हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड रेल। क्या क्या कंडीशन हो गया, पैरेलल है, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, फिक्स्ड है, मतलब इसका कोई मोशन नहीं होगा। और इसके ऊपर यहां पे एक वायर ले लिया, तो ये एक करंट कैरिंग वायर है ए बी, जिसमें करंट आई है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी यूनिफॉर्म। तो शुरुआत में इस जगह से इसको रिलीज किया गया। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। अगर यहां से रिलीज करेंगे तो ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसका mg नीचे काम कर रहा होगा, रेल के साथ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, क्योंकि रेल एक्चुअल में तो ऐसे है ना, पैरेलल रेल, और इसके ऊपर तो मैं एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, तो इसका mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो वो तो वर्टिकल का केस है। हॉरिजॉन्टल में F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर इधर होगा, बी डॉट है, तो एल क्रॉस बी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब पहले से रेस्ट में हो, तो उस पर जिधर नेट फोर्स एक्ट करता है उसका मोशन उधर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे नेट फोर्स इस पे किधर लग रहा है, करंट के अलोंग एल क्रॉस बी। तो इस पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा राइट में आ जाएगा। बता सकते हो कितने, तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज आई, इसका लेंथ एल बी, ठीक है, लेंथ गिवन है, इसका लेंथ एल हो गए और मास भी इसके एम हो गए। तो फोर्स लग गया आई एल बी, डायरेक्शन हो गए टुवर्ड्स राइट, और रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड तो 0 है। तो एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या हो जाएगा, तो इसके एक्सेलरेशन हो जाएंगे आई एल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ऑब्वियसली राइट में। तो फोर्स पूछ दिया, एक्सेलरेशन पूछ दिया, चलो ये सब तो बता ही दिया। लेकिन अब इसको थोड़ा आगे काइनेमेटिक्स से एक्सटेंड किया, तो यहां से रिलीज किया, लेकिन ये चलते 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 एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये रेल से नीचे उतर गया। तो जिस मोमेंट पे ये रेल से नीचे उतर रहा होगा उस टाइम पे इसके स्पीड क्या है। अगर ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है s, तो सबसे पहले फोर्स F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी राइट में लगे, फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आई एल बी एम राइट में मिल गए।
इसके आ गया क्या है काइनेमेटिक्स। क्या रिलेशन यूज करेंगे, तो स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, आई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब हम लोग काइनेमेटिक्स के फार्मूला यूज कर सकते हैं, और काइनेमेटिक्स के फार्मूले से क्या बोलेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगा, यू जीरो 2a के जगह पे आई एल बी बाई एम, डिस्प्लेसमेंट s, सो स्पीड इज अंडर रूट 2i एल बी, अच्छा ये नीचे तो मास होगा, तो आई एल बी बाय मास एक्सेलरेशन, तो 2i एल बी एस बाय एम। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा, रेस्ट में थे, मोशन स्टार्ट हो गया, किसके वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के एक्सेलरेशन की वजह से, और काइनेमेटिक्स का फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चलो इसी क्वेश्चन में अब थोड़ा मैं चेंज करता हूं। यहां पे देखो रॉड का सिर्फ लेंथ और मास दिया था और रेल स्मूथ थे, लेकिन अब ऐसा करता हूं कि दो पैरेलल रेल तो है लेकिन अब वो स्मूथ नहीं है। फिर से ये टू पैरेलल, लेकिन यहां स्मूथ था, अब यहां पे स्मूथ का कंडीशन नहीं है। ये हो गया टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल। मतलब स्मूथ वगैरह लिखा नहीं लिखा, तो अब आगे अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या है। तो इसके ऊपर एक रॉड यहां पे रख दिया, लेकिन किस शेप का, सिलेंड्रिकल रॉड। वहां पे उसका क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो थिन रॉड मान के सीधा सीधा मान लिया। तो इसके लेंथ l है, इसके मास m है, और इसके रेडियस r है। ये तीनों इंफॉर्मेशन हो गए इस रॉड का, लेंथ l, मास m, रेडियस r। और इसमें करंट का डायरेक्शन चलो नीचे कर देते हैं, और b का डायरेक्शन यहां पे क्रॉस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो पीछे वाले केस से जस्ट अपोजिट, वहां करंट ऊपर था, करंट नीचे, बी का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तो दोनों डायरेक्शन बदल गए, मतलब फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा। लेकिन चेक करके देखो, तो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो करंट के अलोंग एल वेक्टर, करंट के अलोंग एल वेक्टर, और बी क्रॉस है, इसलिए पाम को ऐसे रखेंगे F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग गया राइट में। लेकिन क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि यहां से इसको रिलीज तो किया, और आगे जो इसका मोशन हो रहा है दैट इज रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो पिछले केस में स्मूथ था, फोर्स के वजह से ये स्लिप करते हुए आगे गया, लेकिन ये रोल करते हुए जा रहा है, किसी तरीके का इसमें स्लिपिंग नहीं है। तो इस केस में जब ये अब ये रॉड यहां नीचे पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगा। तो इधर फोर्स की वजह से सीधा सीधा तुम्हें एक्सेलरेशन मिल गया, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में यही फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे अब ये रोलिंग करते हुए जा रहा है। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें इस रॉड का, तो अब इस पे mg फोर्स नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगे, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये सेंटर पे एक्ट किया होगा, इस सरफेस के रेल के पैरेलल। तो ये तीनों फोर्स सेंटर्स पे लग रहा है, सेंटर के क्रॉस, तो इनका तीनों का टॉर्क जीरो होगा। लेकिन ये राइट में गया रोल करते हुए, मतलब यहां जब पहुंचा होगा तो इसको लीनियर स्पीड भी रहा होगा, और इसको कुछ एंगुलर स्पीड भी रहे होंगे, घूमते हुए जा रहा है ये, इसको आने के बाद यहां कुछ एंगुलर स्पीड भी रहे होंगे। तो यहां v पूछा गया है, हालांकि v निकल गया तो ओमेगा बताने में कोई इशू नहीं है, रोलिंग का केस है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। जब भी कोई चीज रोल कर रहा हो तो उसके v और ओमेगा किस फार्मूले से रिलेटेड होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा से। रोटेशनल मोशन में ये कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, बट रोलिंग के केस में फिलहाल ध्यान रखो, तो रोल्स विदाउट स्लिपिंग यानी v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पे तो v निकालना है, ओमेगा पूछा तो कोई इशू नहीं है, v इक्वल टू आर ओमेगा से आ जाएगा। लेकिन इसको रोटेट कौन कराएगा, तो रोटेट करने के लिए टॉर्क होना चाहिए।
तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में पीछे लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि रोल विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे। जब स्लिपिंग होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे सेंटर के क्रॉस देखो तो टॉर्क देने का काम कर रहा है ऐसे, और इसको इधर की ओर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब यहां पे स्पीड निकालने के लिए अपने को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। ये जो इसके सेंटर हैं तो निश्चित ही इसको राइट में एक एक्सेलरेशन होगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं। तो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन ACM, ये जो इसके सेंटर है ACM। तो अगर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे तो दिस फोर्स, जैसे इस केस में क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू MA, क्योंकि यहां पे स्मूथ था, फ्रिक्शन नहीं थे। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही डायरेक्टली हो गया MA, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन भी है, तो यहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन FB माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM। तो यहां एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन लिखेंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम बॉटम के अक्रॉस देखो तो बॉटम से फ्रिक्शन भी पास कर रहा है, नॉर्मल भी पास कर रहा है, mg भी पास कर रहा है। तो टॉर्क अबाउट बॉटम अगर मैं निकाल दूं तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है। तो टॉर्क बाय बॉटम की बात करेंगे तो नॉर्मल वहीं से पास किया, mg वहीं से पास करा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नॉर्मल और mg वहीं से पास किया, इसलिए उसके टॉर्क नहीं बनेंगे। फ्रिक्शन भी यहीं से पास कर रहा है, बॉटम पॉइंट, ये पॉइंट के क्रॉस। तो ये पॉइंट पे तीनों का टॉर्क 0 हो गया। तो टॉर्क बाय बॉटम इक्वल टू I अल्फा, जैसे F इक्वल टू MA होता है उसी तरीके से टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। I का मतलब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट से कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे I सफिक्स M लिख देता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अल्फा। तो बॉटम के अक्रॉस टॉर्क कौन लगाएगा, तो बॉटम के अक्रॉस टॉर्क लगाएगा फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क के लिए होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से बॉटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला क्या बनेगा, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस r। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का डिस्क के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का किसके बराबर होता है, डिस्क के बराबर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। तो सेंटर में होगा mr²/2, लेकिन हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम में चाहिए। तो दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए यहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस चलेगा। तो बॉटम के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने, तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस m इंटू डी। तो सेंटर से बॉटम का डिस्टेंस r है, तो mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अक्रॉस बता रहे हैं, अबाउट बॉटम। तो बॉटम के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर के अक्रॉस mr²/2 और बॉटम के अक्रॉस जाएंगे तो प्लस mr², तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो अब यहां पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख देते हैं 3/2 mr² इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो यहां से अल्फा आसानी से निकल जाएगा। और फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, तो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल ILB, इसमें तो कोई इशू नहीं है, दिस वन इज ILB। तो चलो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ILB इंटू R डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ ना, सेंटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं mr²/2, लेकिन हमें बॉटम में चाहिए। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। ये रिजल्ट हुआ सेंटर और ये रिजल्ट हुआ बॉटम। टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, तो टॉर्क ले रहे हैं बॉटम, तो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड FB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो इस तरीके से अब यहां तुम्हारा अल्फा निकल जाएगा। कितने रिजल्ट आ जाएंगे, R कैंसिल हो गया, 2 पर गया, तो 2ILB बाय mr। और जब अल्फा निकल गया तो अब हम लोग ACM बता सकते हैं। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमने किसके अक्रॉस निकाला, बॉटम के अक्रॉस। तो ACM कितने हो जाएगा, तो देयरफॉर ACM इज इक्वल टू R
अल्फा, तो अल्फा में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और आर से मल्टीप्लाई करने से देखो आर कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, इनटू आर, तो 2ILB बाय 3m, क्लियर है। 2ILB बाय 3m आर थे, आर से मल्टीप्लाई किया तो 2ILB बाय 3m। और जब अब एक्सेलरेशन निकल गया तो अब ये स्पीड बताया जा सकता है काइनेमेटिक्स के फार्मूला से, यही v² = u² + 2s। लेकिन यहां a का आंसर अलग है, उधर a का आंसर अलग है। उधर ILB बाय डायरेक्ट m थे, यहां पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहे हैं। तो यहां ILB बाय m से देखो कम है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहे हैं। वहां था ILB बाय m, यहां 2/3 टाइम्स ILB बाय m। और जब ACM निकल गया तो अब आगे स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड निकालने के लिए मैं थोड़ा ये हटा देता हूं यहां पे, तो अब यहां से स्पीड चलो बता सकते हो। स्पीड का क्या फार्मूला यूज करेंगे, v² = u² + 2as। तो ये डिस्टेंस तो इधर से इधर का गिवन है s, u0 तो 2 एक्सेलरेशन की जगह पे 2ILB बाय 3m इंटू s, ठीक है, रूट लगा देंगे, स्पीड आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आए ना, इसमें सरफेस स्मूथ था, उसमें सरफेस रफ है। ये स्लिप करते हुए गया स्मूथ सरफेस पे और वो रोल करते हुए जा रहा है। तो यहां पे सीधा फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स बाय मास किया तो एक्सेलरेशन निकल गया, उसके आगे काइनेमेटिक्स v² = u² + 2s। यहां भी काइनेमेटिक्स लगाया v² = u² + 2s, लेकिन a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो पहले बॉटम के अक्रॉस टॉर्क लिए, तो बॉटम के अक्रॉस टॉर्क लिया तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का टॉर्क होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का टॉर्क कितने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इक्वल टू I अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम में कितने, mr² + mr², 3/2 mr²। तो यहां से बॉटम के अक्रॉस अल्फा निकल गया। ACM किसके बराबर, तो बॉटम के अक्रॉस अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो अल्फा इंटू आर, तो ACM निकल गया। और ACM निकलने के आगे फिर काइनेमेटिक्स v² = u² + 2as। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से बच्चे से प्रैक्टिस कर लेना।